अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो एंड आप एम्स में जॉब करना चाहते हो, देन एम्स का सीआरई का नोटिफिकेशन आ चुका है, दैट इज एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2026। आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिल कैसे होगा, फीस कितनी है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसीज कितनी है एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स सीआरई एग्जामिनेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। सो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड द एडवर्टाइजमेंट जहां से मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। आपको ये एम्स की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये पूरा पीडीएफ एंड अब एक एक करके सारी बातें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपकी लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, दैट इज 3 जुलाई 2026। तो आप अपनी सारी डिटेल्स जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई हैं, प्लीज आप उनको पहली ही बार में बहुत अच्छे से एंड बहुत सोच समझ के फिल करना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि बाद में आपको उनको चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो इसलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करते हो या कर रहे हो तो प्लीज बहुत केयरफुली उसको फिलअप करना। एंड फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट मैंने आपको बताई दिया, इट इज 3 जुलाई 2026। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। सो इस एग्जाम की जो डेट है वो भी टेंटेटिवली यहाँ पे इन्होंने दे दी है, दैट इज बिटवीन 25 to 27 जुलाई टेंटेटिवली। सो इनमें से कभी भी आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और वैकेंसीज जो कि अब की बार एम्स में निकली हैं। सो इन टोटल मिला के आपकी 20+ सीट्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20+ सीट्स आपकी जो यहाँ पे अब की बार एम्स ने निकाली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इनका वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अलग अलग एम्स में अलग अलग सीट्स का क्राइटेरिया है। तो आप जिस भी एम को टारगेट कर रहे हो उसकी जो वैकेंसी है या सीट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एम्स ने इतनी सारी वैकेंसीज एंड सीट्स निकाली तो है, बट क्या मैं एलिजिबल हूँ इसको देने के लिए कि नहीं। तो देखो हर एम्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कई जगह पे उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एंड किसी एम्स में उन्होंने सीधा आपसे सिर्फ बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री मांगी है। तो हर एम्स के हिसाब से उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपको डिटेल में सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लो कि आप किस एम्स को टारगेट कर रहे हो एंड क्या आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज डिफरेंट एम्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दे आर डिफरेंट। सो यहाँ पे आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अबाउट द एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। सो जो आपकी एज लिमिट है एम्स में अप्लाई करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी ये है बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। तो अगर आप 21 ईयर्स के नीचे की एज के हो या 30 ईयर्स से ऊपर की एज के हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट हाँ एज रिलैक्सेशन भी है। तो एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक का मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिला है। तो ये इनके ऑफिशियल पीडीएफ में ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सो अगर आप SC, ST, OBC, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका बाइफर्केशन कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस की आपकी एलिजिबिलिटी भी फुलफिल हो गई, आपने वैकेंसीज वगैरह सब चेक कर ली एंड यू आर एलिजिबल टू नाउ अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है। सो इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इन्होंने इस पीडीएफ में भी ये मेंशन कर रखा है। आपको इस पे जाके ऑनलाइन मोड पे ही जो अपना रजिस्ट्रेशन है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ऑफलाइन किसी भी तरीके कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। एंड मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप करो तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दो आप वो बिल्कुल सही होनी चाहिए एंड वही मेल आईडी एंड वही फोन नंबर देना जो कि आप एक्टिवली यूज करते हो। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर दो तो उसकी एक हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट अपने पास निकाल के जरूर रख लेना फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इन्होंने ये चीज भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन करी है। प्लस जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे यानी कि जैसे सिग्नेचर का फोटोग्राफ हो गया, खुद का फोटोग्राफ हो गया, थंब इंप्रेशन हो गया, ये भी जो उन्होंने स्टैंडर्ड साइज बताया है उसी हिसाब से आपको अपलोड करने हैं, वरना जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ही रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस की भी बात कर लेते हैं। सो फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट जो इस फॉर्म की फीस है इट इज ऑफ 3000 रुपीज एंड फॉर SC, ST एंड EWS कैंडिडेट्स द फीस इज 2400 रुपीज।
एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम फीस। साथ ही साथ SC ST की जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी वंस द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये टोटल इनका फी क्राइटेरिया है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पे करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम सिटी एंड सेंटर की, आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पे होगा। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपसे आपकी जो स्टेट का प्रेफरेंस है वो पूछा जाएगा, बट इस PDF में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एम्स अपने हिसाब से कहीं पे भी आपका जो एग्जाम सेंटर है वो अलॉट कर सकता है। सो यू नेवर नो, बट हाँ ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो आप प्रेफरेंस भरते हो उसी के हिसाब से जो आपका सेंटर है, जो आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा वो उसी जगह अलॉट किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा। सो एडमिट कार्ड आपको जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की जो डेट होगी उससे 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा। एंड आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वहीं पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल के आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। बट जो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आपको 1 हफ्ते पहले ही दे दिया जाएगा, यानी कि 7 डेज प्रायर ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। बट जो एडमिट कार्ड है वो आपको 3 दिन पहले मिलेगा। एंड ये ध्यान रखना कि जो एडमिट कार्ड है वो आपको प्रिंट निकलवा के हार्ड कॉपी में अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। फोन में सॉफ्ट कॉपी दिखा के काम नहीं चलेगा। अपना एडमिट कार्ड जैसे ही आए वैसे ही उसको डाउनलोड करके रखना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड पे जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कोई पेन पेपर का यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। एंड जो आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का, इट इज ऑफ 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। एंड उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी हाँ, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे एंड आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं इस एग्जाम के, इट विल बी 400 मार्क्स। अब बात करते हैं सिलेबस की कि भाई ये जो 100 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं इनमें आएगा क्या क्या। तो देखो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा फिजियोथेरेपी का जो भी सिलेबस हमने पढ़ा है बैचलर्स में वो सारा आएगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं सिलेबस की अगर बात करूं तो अगर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें से जो 80 क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे एंड जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें आपका GK हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स, DI वगैरह ये सब आएगा। एंड 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि फिजियोथेरेपी से ही आएंगे। एंड 20 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से आएंगे, राइट। सो एंड फिजियोथेरेपी में भी जो BPT में आपने पढ़ा है वही सब आने वाला है। सो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो एम्स CRE के लिए डिफाइन हो जाता है। एंड फॉर फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स जो आपका मीडियम ऑफ पेपर होगा दैट विल बी इन इंग्लिश ओनली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर का टाइम है इट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा अपना एग्जाम सॉल्व करने के लिए, पेपर लिखने के लिए। अब ये जो 1.5 घंटा है ना, ये भी आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी कि हर सेक्शन के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जब जो सेशन चल रहा होगा उसी में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सेक्शन 1 आपने किया, उसमें 20 क्वेश्चन थे, 18 मिनट बाद आपका जो दूसरा सेक्शन है वो वाला सेक्शन, सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पहले वाले सेक्शन पे नहीं जा पाओगे। इसलिए आपके पास टाइम बाउंडेशन भी आ जाएगा कि आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। जो सेशन आपका चल रहा है, जो सेक्शन चल रहा है, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आप 1 पे हो तो आप 2 का क्वेश्चन नहीं कर सकते, 2 पे हो तो 3 का क्वेश्चन नहीं कर सकते, एंड आप बैकवर्ड भी नहीं जा सकते। तो जिस टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसी में से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इनका पूरा एक पैटर्न है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने का। एंड मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या आंसर गलत होता है तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने आंसर्स का जवाब देना। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की। चलो भाई, 400 मार्क्स का पेपर है, तो अगर मैं इतने मार्क्स ले आऊं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इफ यू बिलोंग टू जनरल एंड EWS कैटेगरी, तो आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इट विल बी ऑफ 40% मार्क्स, यानी कि 400 में से आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ये तो हो गया क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसके बाद आपकी पूरी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। सो एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेसिस पे फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। एंड काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th 12th मार्कशीट, बैचलर्स की, मास्टर्स की, या फिर जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है डिजायरेबल, एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट, NOC वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर,
सब आपको यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, उनको शो करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा कि हाँ उनको संतुष्टि हो गई कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करवा लिए हैं, उसी के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो एम्स में होगा। उससे पहले अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम क्लियर कर लिया, मेरिट हो गई एंड काउंसलिंग पे चले गए तो हमारा काम हो गया। आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड एंड अपडेटेड होने चाहिए। गाइस दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर दी है अच्छे से अबाउट दी एम्स सीआरई एग्जामिनेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी जो आपको पढ़ के जाने हैं स्पेसिफिकली फॉर एम्स सीआरई एग्जाम। ठीक है, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है बट इंपॉर्टेंट क्या है हमें वो पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारा बीपीटी का सिलेबस खोद के पढ़ लें। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़ के जानी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जरूर। एंड हाँ, अगर आप एम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज की वीडियो, कंसेप्ट की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना।